Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, आज के इस हमारे बाइलिंगुअल लेक्चर 1 में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है, आप आज इसे डिटेल में जानेंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और वेरियस टाइप्स के लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर्स पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कोलोकेशन बेस्ड लेक्चर को बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये रहा है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्लोज टेस्ट में फिल किए जाने वाले जो वर्ड्स हैं उनको आपको सिखाना, और साथ साथ जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज पर आधारित होते हैं। वे हिंदी, उर्दू, पंजाबी और दूसरी भाषाएं भी हो सकती हैं। उनको सही वर्ड्स का ग्रुप चुनने में हमें परेशानी होती है। तो कुछ बातें जैसे हिंदी में, उर्दू में सुनाई देती हैं, वैसी इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि अर्थ के आधार पर हम क्लोज टेस्ट में दिए गए ब्लैंक्स को भरते हैं। ये क्लोज टेस्ट है क्या? CLOZE, क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट में आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं और एक जैसे अर्थ देने वाले कई वर्ड्स आपको दिए जाते हैं जिनके अर्थ अगर हम बारीकी से देखें तो बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं खोज करना, तो डिस्कवरी भी खोज है और इन्वेंशन भी खोज है। तो दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है कि हम कहीं पर डिस्कवरी ही फिल करेंगे और कहीं पर केवल इन्वेंशन फिल करेंगे। तो ये तो बात थी कि केवल एक वर्ड को लेकर के डिस्कवरी वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई चीज़ इस संसार में पहले से मौजूद थी लेकिन उसकी जानकारी, उसकी लोकेशन लोगों को पता नहीं थी। जबकि इन्वेंशन वह एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स होता है जो कि पहले कभी संसार में वजूद में था ही नहीं। तो इस तरह से आपने इन वन वर्ड बेस्ड मीनिंग्स के अर्थ जाने। अब यहाँ पर जो हम सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कोलोकेशन। और कोलोकेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, अपने आप में एक फ्रेज होता है और ये किसी बात को एक्सप्रेस करता है। अ पर्टिकुलर नाउन नीड्स अ पर्टिकुलर वर्ब। तो हमने यहाँ पर कोलोकेशन में कुछ फ्रेजेस भी मिक्स किए हैं। कोलोकेशन विशेष तौर से उस ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर एक वर्ब आती है और वो एक पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज़ की जाती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे कमी पड़ जाना। अब अगर हम इसको शब्दार्थ के आधार पर देखें तो इसकी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे, जब हम स्टोरी बना रहे हों, कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे हों, राइटिंग सेक्शन कर रहे हों, तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब कमी पड़ जाना, अब पढ़ने की इंग्लिश हम नहीं समझ पाते कि क्या करें, और पढ़ने की अगर हम इंग्लिश देखें तो हमें लाई याद आती है, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। तो इस तरह के वर्ड्स हम यहाँ नहीं लगा सकते। अब कमी, कमी का मतलब हम शॉर्टेज के नाम से जानते हैं, जाना हमें पता नहीं। तो यहाँ 3 वर्ड आ गए, कमी पड़ जाना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में कैसे लिखें। दूसरे, अगर ये किसी लॉन्ग सेंटेंस के अंदर आपको दिया गया और टू के बाद ब्लैंक डाल दिया गया और शॉर्ट ऑफ दे दिया गया, तो हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हमें कमी देने वाले किसी फ्रेज में रन का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम इन फ्रेजेस का, इन कोलोकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ये क्या हैं? ये फिक्स्ड आपके कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन याद नहीं है या कम से कम एक बार आपकी निगाहों के सामने से नहीं गुजरा तो आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेशन का कभी भी ये सीधे सीधे मतलब नहीं होता कि जैसे हिंदी के शब्द हों हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस भी होते हैं जो कि आज आपके सामने हैं। अगर आप कहीं कहते हैं कि कमी पड़ जाना या कमी पड़ गई, तो आप कहेंगे रेन शॉर्ट ऑफ। जिस चीज़ की कमी पड़ी वो आप ऑफ के आगे लिखेंगे। मान लीजिए रुपए पैसे की कमी पड़ गई, या आप कहेंगे कि मुझे पैसे की कमी है, तो आप कहेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पर आया रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स। आप इस रन वर्ब को अपने ज़रूरत के अनुसार किसी भी
टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ के बाद आपको लिखना होगा जिस चीज़ की भी आपको शॉर्टेज पड़ रही है। कहीं टिकता ही नहीं, ये टिकने का मतलब कहीं रखा जाने की बात नहीं है। यह कहीं टिकता नहीं कंपैरिजन के सेंस में है। जैसे कि हम कहें कि हमारे प्लेयर सचिन के सामने कोई खिलाड़ी टिकता ही नहीं। इट मीन्स सचिन की दूसरे प्लेयर्स के सामने कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ कहीं टिकता ही नहीं इन अदर सेंस जो मीनिंग है वह है का कोई सानी नहीं है, की कोई तुलना नहीं है, के सामने टिकता नहीं है, किसी का कोई स्तर नहीं है, कि जो हम सेंस देंगे वो इंग्लिश में हम लिखेंगे स्टैंड्स नोवेयर। इस तरह से अगर हम कहते हैं किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट की बात करते में कि दूसरे स्टूडेंट्स इसके सामने कुछ नहीं हैं, तो आप लिखेंगे अदर स्टूडेंट्स स्टैंड नोवेयर। और फिर आगे जो भी किसी का नाम आप लिखना है आगे मेंशन करेंगे, ये ऑलरेडी पीछे मेंशन कर चुके होंगे। तो यहाँ पर स्टैंड्स नोवेयर का मतलब है कि किसी एक की किसी दूसरे से कोई तुलना नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक नया फ्रेज फॉल बिहाइंड, एक नया कोलोकेशन फॉल बिहाइंड, पीछे रह गया। अब हम यहाँ पर फॉल बिहाइंड बोल रहे हैं और फेल बिहाइंड यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है पीछे रह गया, आपने लिखा पीछे रह गया, तो फॉल फेल फॉलन यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम पीछे रह गया, अब रहने की रिमेनिंग भी होती है और दूसरे इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर पीछे छूट जाने के सेंस में, पीछे रह जाने के सेंस में, पिछड़ जाने के सेंस में आप फॉल फेल फॉलन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ टेंस यूज़ करेंगे। पीछे रह गया, फॉल बिहाइंड, फेल बिहाइंड इज फॉलिंग बिहाइंड। और दूसरा नया आपका यहाँ पर कोलोकेशन है कहीं पीछे छूट गया। कहीं का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम नहीं जानते कि कहाँ रह गया, बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि बहुत दूर रह गया, बहुत ही पीछे रह गया, बहुत ही पिछड़ गया। तो यहाँ पर हम एक एडिशनल वर्ड फार का यूज़ करते हैं और इस तरह से आप लिखते हैं ही वॉज लेफ्ट, ही इज़ लेफ्ट। तो लेफ्ट से पहले अगर आप पास्ट नेफिड यूज़ कर रहे हैं तो आप लेफ्ट को एज ए पास्ट पार्टिसिपल, एज एक एडजेक्टिव की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह से भी यूज़ हो सकता है। तो कहीं पीछे छूट गया है, अगर आप लिखते हैं कि मेरा दोस्त तो इस प्रोग्रेस में बहुत पीछे छूट गया है, तो यहाँ पर छूटा हुआ है, जब हुआ है का सेंस आता है तो आप इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज़ करते हैं, हुआ है या हुआ था में। अगर आप कहें छूट चुका है तो आप किसी टेंस के अनुसार इसका यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर है छूट गया है, तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड इज़ लेफ्ट फार बिहाइंड इन द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो लेफ्ट फार बिहाइंड, हरकत में आ गए। हरकत में आ गए मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई अथॉरिटी है और वह बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है, कोई काम नहीं कर रही है। कई बार डिफेंस को लेकर कहा जाता है कि इस घटना के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है, इस घटना के बाद से जो प्रशासन है वो त्वरित गति में आ गया है, वह एक्टिव हो गया है, तुरंत एक्शन लिया जाने से संबंधित बात करते हैं। तो हम कहेंगे आर फोर्सेस स्वंग इनटू एक्शन। स्विंग, स्वंग, स्वंग। तो यहाँ स्विंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म और स्विंग का मतलब है आ जाना। तो यहाँ पर हम हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो है, हम यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ स्विंग यूज़ किया, ना कि केम। तो यहाँ पर हम एक्शन के साथ यूज़ करते हैं स्विंग इनटू एक्शन। अगर मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्विंग के बाद एक्शन से पहले ब्लैंक दे दिया जाए, या ये कह सकते हैं स्विंग और एक्शन के बीच में ब्लैंक दे दिया जाए, तो हम अचानक से अपनी नॉलेज जो हमारी प्रीपोजिशन की है कि हम इसमें इन लगाएं, आफ्टर लगाएं, विद लगाएं, तो हम जांच नहीं पाएंगे। हम इस प्रीपोजिशन को केवल उस समय ही लिख सकते हैं जिस समय हमें यह कंफर्म पता हो कि यहाँ पर इनटू ही आना है, क्योंकि स्विंग इनटू एक्शन अपने आप में कोलोकेशन है। तो तुरंत एक्शन लिया, स्वंग इनटू एक्शन। इसके बाद हमारा नया कोलोकेशन है रोने लगा, आंसू निकल पड़े। रोने लगा या के आंसू निकल पड़े तो आप लिखते हैं मूव्ड टू टीयर्स। जनरली हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं बिगेन टू वीप और
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, द टीयर्स रोल डाउन ऑन हिज चीक्स, लेकिन मूव्ड और टीयर्स के बीच में जो एक दूसरा वर्ड है वो है टू, जो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ता है। तो मूव टू टीयर्स फर्स्ट फॉर्म है, आंसू निकल पड़ना, आंसू निकल पड़ेंगे, विल मूव टू टीयर्स। तो यहाँ पर मूव्ड टू टीयर्स से पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे कि हम कहें उसके आंसू निकल पड़े, ही मूव्ड टू टीयर्स, ही विल मूव टू टीयर्स, ही मूव्स टू टीयर्स। तो यहाँ पर आप टेंस के अकॉर्डिंग आंसुओं के लिए वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर आपको मूव्ड के बाद ब्लैंक दे दिया जाए और प्रीपोजिशन आपको भरनी हो तो यहाँ पर आप टू फिल करेंगे। और इस तरह से कोलोकेशन आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन वर्ड से क्या जो कॉम्बिनेशन है उनको सही तरह से सही समय पर सही जगह आप फिल कर सकें। इसके बाद आपका नया कोलोकेशन है जीवन के हर क्षेत्र में। जीवन के हर क्षेत्र में ये जो हमारा फ्रेज है, इसमें हम आमतौर से अगर ट्रांसलेशन करें तो स्लैंग ट्रांसलेशन कर जाते हैं। स्लैंग मतलब कि हमें लगता है कि हम सही अर्थ बता रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं होती है। अर्थ हो सकता है बट अर्थ में और अनुवाद में अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जबकि फील्ड का मतलब कुछ और होता है। जब हम इस तरह से जीवन के क्षेत्र से रिलेटेड बात करते हैं तो वहां पर वॉक लिखा जाता है। हालांकि वॉक का जो लिटरल मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, जो वर्ड मीनिंग है, वह कुछ और होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे कि कहें वॉक, वॉक का मतलब है चलना, तो यहाँ चलने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको वर्ड कंपल्सरीली यूज करना है जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में वॉक। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कई बार जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं और कोई राइटिंग सेक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर फील्ड का यूज करते हैं और वह इम्प्रॉपर होता है। जब हमें क्लोज टेस्ट आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वह CGL, चाहे वह आपका SSC हो, CGL हो, CHSL हो, या कोई और भी एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ पर हमें पर्टिकुलर वर्ड फिल करना होता है। वह ज़रूरी नहीं है कि वे वर्ड्स आपके किसी पर्टिकुलर फील्ड के हों। वे वर्ड्स आपको ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग को लेकर हों, वह कहीं पर डिटर्मिनर, कहीं प्रीपोजिशन और उससे रिलेटेड कोई भी वर्ब या नाउन भी हो सकता है। तो इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में की जो इंग्लिश होगी वो होगी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब अगला हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वह है अब जबकि। अब जबकि मतलब एक विरोधी परिस्थिति को दिखाने में हम शो करते हैं। अब जबकि वह मालदार है फिर भी वह रुपया खर्चा नहीं करता। नाउ दैट ही इज रिच, तो नाउ दैट को आप अब जो है ऑल्दो के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ दैट, अब जबकि, तो ये दोनों वर्ड्स आपको इस सेंस में यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद है अपने संज्ञान में लिया, यानी अपनी जानकारी में लिया, अपने नोटिस में लिया। तो आप लिखते हैं टेक इनटू अकाउंट। अपनी जिम्मेदारी में लिया, इट मीन्स अपने कर्म क्षेत्र में लिया, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं टेक इनटू अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट की बात करते हैं तो टेक इनटू हिज अकाउंट भी आप यहाँ पॉजेसिव केस के साथ यूज कर सकते हैं। चाहे जो हो, चाहे जो हो, मैं पढ़ाई जरूर करूंगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो चाहे जो हो कि हम बहुत सारी इनफॉर्मल जो ट्रांसलेशन है वो बना सकते हैं, लेकिन कई बार वह गलत साबित होती हैं। चाहे जो का जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो है कम वॉट में। कम वॉट में आई मस्ट कीप ऑन स्टडिंग, कम वॉट में आई विल परस्यू माई गोल, मैं अपने उद्देश्य को चेज करूंगा, पीछा करूंगा। चाहे जो हो, तो चाहे जो हो के लिए ये वर्ड्स आपने ये एक्सप्रेशन याद करनी है कम वॉट में। इस तरह से जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं जो कि CBSE बोर्ड में आपके सामने आती है, या UP बोर्ड में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, या कोई आप कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे होते हैं, कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर कम वॉट में का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नया कोलोकेशन है निर्णय पर पहुँचे। तो कॉन्क्लूड और ऐसे दूसरे वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचने की बात करें तो यहाँ रीच नहीं आएगा, बल्कि केम टू अ डिसीजन। तो केम टू अ डिसीजन मीन्स आप किसी निर्णय पर पहुँचे।
तो आप यहाँ पर केम टू अ डिसीजन, केम टू अ कंक्लूजन, तो इसे वर्ब कम के साथ अपने टेंस के अकॉर्डिंग आप इसे यूज करते हैं। अब हमारा अगला कोलोकेशन है का शिकार हो गए। तो यहाँ पर फॉल या फैल आप फॉल की कोई भी वर्ब यूज करेंगे अपने रिक्वायर्ड टेंस के अकॉर्डिंग जिसमें आप अपनी बात कह रहे हैं। यह कहेंगे आप हो गए, जैसे कि हमने जो यहाँ पर हिंदी में एक्सप्रेशन लिखी है वह पास्ट में लिखी है, इसलिए हमने फॉल की सेकंड फॉर्म फैल यहाँ लिखी है। प्रे टू, फैल विक्टिम टू, का शिकार हो गए। जैसे कि हमने कहा कि उसके सपने तो गरीबी का शिकार हो गए। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे हिज ड्रीम्स फेल प्रे टू हिज पॉवर्टी। इसके बाद हमारा अगला कोलोकेशन है काम आएगा, उपयोगी होगा, आपके काम का साबित होगा, कुछ इस तरह से अगर आप लिखने वाले हैं। अगर हम ये कहें कि लिए पेन आप लीजिए, इससे आपकी हैंडराइटिंग का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपकी हिंदी कितनी बड़ी है और जो वाक्य है वो बहुत बड़ा है। इंग्लिश में ये बहुत ही कॉम्पैक्ट आपका ये फ्रेज काम करेगा, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको ये पीस ऑफ सेंटेंस यहाँ पर सर्व किया है। तो विल सर्व द पर्पस, विल सर्व द पर्पस का मतलब है कि यह आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई स्टोरी सर्च कर रहे हैं और आपको कोई स्टोरी लिखनी है और स्टोरी नहीं मिल रही और हमारे पास कोई किताब है, तो हम कहेंगे टेक दिस बुक, इट विल सर्व योर पर्पस ऑफ जो भी कुछ आप लिखना चाहें। इसके बाद है रुपया पैसा उड़ाना। अब उड़ाने का मतलब है नेगेटिविटी के साथ रुपया अनावश्यक तौर से खर्च करना, गैर ज़रूरी तरीके से रुपया पैसा खर्चा करना। वैसे अगर आप इसको इडियम्स में कहें तो डक्स एंड ड्रैग्स के रूप में आप कहते हैं। तो यहाँ पर रुपया पैसा उड़ाना मीन्स गैर ज़रूरी तौर से खर्च करना। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे टू स्क्वेंडर मनी। अब स्क्वेंडर को अगर आप किसी टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर्स, स्क्वेंडर्ड, विल स्क्वेंडर जो भी हो आप टेंस के साथ इसे यूज़ कर लेंगे। तो टू स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर के साथ मनी आएगा, इसका मतलब होगा कि रुपया उड़ाना। इसके बाद हम अपने नए कोलोकेशन के साथ हैं नीचपन पर उतारू है, नीचपन पर उतारू हो गया है। तो उतारू है तो स्टूप, स्टूप्ड, स्टूप्ड। तो ये आप जो है स्टूप से पहले अगर टू लगा लें तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। स्टूप की फॉर्म को अपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करके आप इसको काम चला सकते हैं। नीचपन पर उतारू है तो स्टूप्ड टू मीननेस, मीन कहते हैं नीचपन, कमीनेपन को। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूप टू मीननेस। तो ये आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है केवल जो भी बात हो उसको आपको ब्लैंक में लिखना है के कारण। जैसे कि हम कहें वह यहाँ किसी और वजह से नहीं बल्कि पढ़ने के कारण आया था, तो हम कहेंगे ही केम हियर फॉर नो अदर रीजन बट टू स्टडी। तो फॉर नो अदर रीजन बट टू, फॉर नो अदर रीजन बट टू का मतलब होगा कि कुछ और करने नहीं, केवल इस मात्र कारण से आया था। तो फॉर नो अदर रीजन बट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज एन इन्फिनेटिव आप यूज करेंगे। बट टू के बाद आप वह पर्पज लगाएंगे जिसके लिए वह आया था, जो कि यहाँ पर आपको ब्लैंक में दिया गया है। अब हमारा नया कोलोकेशन है दर्द देना, पीड़ित करना, परेशान करना या दर्द का कारण बनना। हम कहेंगे कि आपकी बेईमानी ने किसी दूसरे को बहुत दर्द दिया है, तो हम कहेंगे योर डिसऑनेस्टी इन्फ्लिक्टेड पेन, इन्फ्लिक्टेड पेन, इन्फ्लिक्ट का मतलब है दर्द देना, इन्फ्लिक्टेड पेन टू अदर्स। तो इन्फ्लिक्टेड पेन, इन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया दर्द देना। अब हम इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में या स्लैंग यूजेज में क्या कहते हैं? हम कहते हैं गिव, गेव, गिवन, गिव पेन, गिव पेन, गिव्स पेन। ये जो एक्सप्रेशन है सही नहीं है। आप गिव पेन की जगह लिखेंगे टू इन्फ्लिक्ट पेन। इसके बाद आप कहेंगे कि कोई आधार नहीं है, का कोई कारण नहीं है, कि कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आप कहें यहाँ बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्यूजेस। अगर आप ये कोई स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी लिखनी है और मात्र ये कहें कि अगर आप धीरे चल रहे हैं तो धीरे चलना,
किसी रेस को हार जाने का कोई कारण नहीं है, तो आप चौंकेंगे। लेकिन जब आप इस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो आपकी कहानी बहुत ही वेल एक्सप्रेस्ड कहलाएगी। टू गेट सक्सेस, स्लो स्पीड हैज़ नो ग्राउंड्स फॉर लूजिंग एनी बैटल। तो आप कहेंगे कि कोई गुंजाइश नहीं है, उस फिर आगे वो सब लिखेंगे जिससे आप बचना चाहते हैं या जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो की गुंजाइश नहीं है, नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्यूज, नो ग्राउंड्स फॉर टेलिंग लाइज, वॉट एवर, जो भी हो। इसके बाद हमारा नया कोलोकेशन है, नया फ्रेज है बुद्धिमत्ता से पूर्ण। तो आप कहेंगे कि उसके सारे जो कार्य थे वे बुद्धिमत्ता से पूर्ण रहे हैं। तो उसके जो सारे कार्य हैं वह बुद्धिमत्ता से पूर्ण रहे हैं का मतलब ये हुआ ऑल हिज एक्शंस वर ब्रिमफुल ऑफ विजडम। तो आप लिखेंगे ब्रिमफुल ऑफ विजडम। एक्चुअली जो ब्रिम कहते हैं वो किसी भी पात्र के, किसी भी बर्तन के किनारों तक भरे रहने को कहते हैं, जिसे आप लबालब भरना भी कहते हैं। अगर हम कहें वह तो ज्ञान से परिपूर्ण है, तो आप कहेंगे ही इज ब्रिमफुल ऑफ विजडम। श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि मतलब जब आप किसी को अपना सम्मान पेश करते हैं, आप किसी को मृत्यु के बाद भी उसको जो रेस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ पर उस सम्मान देने को आप कहते हैं टू पे रेस्पेक्ट्स, टू पे रेस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड ट्रिब्यूट है से अलग दूसरी एक्सप्रेशन जो आप याद कर सकते हैं वह होगी टू पे रेस्पेक्ट्स। तो अगर टू और रेस्पेक्ट्स के बीच में ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो आपको पे फिल करना होगा। तो इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट के लिए एक कॉम्बिनेशन यहाँ तैयार हो चुका है। के संदर्भ में, अगर आप कहें कि मैं आपकी सक्सेस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू योर सक्सेस आई एम टॉकिंग ऑल दैट। तो यहाँ आएगा विद रेस्पेक्ट टू। तो के संबंध में या करने के लिए, तो आप कहेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ योर स्टडीज आई एम हियर। इन रेस्पेक्ट ऑफ के संबंध में और के संदर्भ में विद रेस्पेक्ट टू। तो विद रेस्पेक्ट टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये आप कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। खेद है कि बड़े अफसोस के साथ सूचित किया जाता है कि या जब कोई एप्लीकेशन में आप किसी को कष्ट देने के सेंस में जब बात कर रहे हों तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू सीक योर अटेंशन टुवर्ड्स, जो भी कुछ हो। तो खेद है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट। इसके बाद है पीछा किए जाने लायक नहीं। पीछा किए जाने लायक नहीं का मतलब है नॉट वर्थ परशुइंग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं दिस कोर्स इज नॉट परशुएबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, दिस कोर्स इज नॉट परशुएबल का मतलब ये हुआ कि ये जो कोर्स है ये परस्यू नहीं कर सकता। यानी परस्यू तो पढ़ने वाले को करना है, परस्यू एस्पायरेंट को करना है कोर्स के लिए। कोर्स तो एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स एक पर्पस है, कोर्स एक टारगेट है। लेकिन अगर आप परशुएबल करते हो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कोर्स खुद परस्यू करने लगेगा किसी दूसरी वस्तु को, जिसको परस्यू किया जाना है, तो ना कि करने वाला। तो किए जाने वाले के लिए हमने यहाँ हिंदी लिखी पीछा किए जाने लायक, अर्थात कोई और पीछा कर रहा है इसका जिसके बारे में बात हो रही है। तो हम लिखेंगे दिस कोर्स, दिस सिलेबस, दिस मैटर इज नॉट वर्थ परस्यूइंग, यानी परस्यू कोई और करेगा। और अगर करने वाले की अनेबिलिटी की हम बात करते हैं तो वहां पर हम परस्यूएबल कहेंगे। इसके साथ हमारा एक नया यहाँ पर फ्रेज है सद्भाव के साथ। तो सद्भाव के साथ का मतलब है इन गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कहते हैं कि बड़ी आपसदारी के साथ मामला निपटा दिया गया या बड़ी आपसदारी के साथ यह डिसीजन लिया गया, तो आप कहेंगे वी टूक अ डिसीजन इन गुड अंडरस्टैंडिंग, इन गुड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा वहाँ पर आपको आर्टिकल अपने आप से नहीं लगाना है, आपको अपने पास से कुछ करना ही नहीं है। ये सारी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ आपको जो बताया गया है बस उतना ही करना है। सद्भाव के साथ इज इक्वल टू इन गुड अंडरस्टैंडिंग। अगला हमारा कोलोकेशन है चकनाचूर हो गया। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है।
अगर आप ब्रोक लिखते हो तो हिंदी में जो चकनाचूर हो गया का जो एक सेंस है, जो भाव है, वह ब्रोक पूरा नहीं कर पाता और अधूरा सा लगता है। तो जिस तरह का हमारे माइंड पर चकनाचूर नाम का जो शब्द है वह असर डालता है, तो उतना ही असर अगर हम इंग्लिश की एक्सप्रेशन से डालना चाहें रीडर्स के माइंड पर, तो हमें वहां पर शैटर वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो शैटर यूज करने में आप लिखेंगे कि शैटर्ड इनटू पीसीज। जैसे कि आप कहें जो वास है, जो गुलदस्ता है, वह गिरा और टूट गया, तो आप कहेंगे वास शैटर्ड इनटू पीसीज। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो शैटर या शैटर्स या विल शैटर अकॉर्डिंग टू योर टेंस। इसके बाद आपकी नई एक्सप्रेशन है, नया कोलोकेशन है, हंसते हंसते लोट पोट हो गया। अब हंसते हंसते 2 बार आया तो बड़ी अजीब सी हास्यास्पद इंग्लिश ह्यूमरस एक्सप्रेशन बन जाएगी कि लाफिंग लाफिंग और लोट पोट की इंग्लिश मालूम नहीं, और हो गया मीन्स पता नहीं वेंट या ऐसा कुछ, जबकि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगी। राइट एक्सप्रेशन क्या होगी? राइट एक्सप्रेशन होगी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। और बर्स्ट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, बर्स्ट 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 सेकंड और थर्ड फॉर्म्स भी हैं। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर मीन्स ठहाके मारकर हंसने लगा और बहुत ही हंसते हंसते पागल हो गया भी कह सकते हैं। टुकड़े टुकड़े हो गया तो आप लिखेंगे टर्न इनटू पीसेस। ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। अब देखें, चकनाचूर है, टुकड़े टुकड़े है, तो टुकड़े में टर्न इनटू पीसेस कर दिया। चकनाचूर में जिस तरह का सेंस और भाव और फीलिंग आ रही थी वो आपने शैटर्ड से पूरी कर दी। अब इसके बाद है हमारा नया एक्सप्रेशन, घबराहट में विवरण देना। अब घबराहट में विवरण देने से क्या मतलब है? घबराहट में विवरण देने से मतलब है कि जब हम बहुत जल्दी में होते हैं तो घटनाओं का सीक्वेंस हम बिगाड़ देते हैं, कुछ सही बोल पाते हैं, कुछ गलत बोल पाते हैं, तो कुल मिलाकर के कुछ हौच पौच सा हो जाता है। हौच पौच मतलब कि थोड़ा मिक्स्ड अप सा हो जाता है और क्लियर नहीं आता। तो इस तरह से कहेंगे टू गिव अ गार्बल्ड अकाउंट ऑफ। टू गिव अ गार्बल्ड अकाउंट ऑफ, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई और कोई व्यक्ति बेतहाशा भागता हुआ आया है और बड़ी घबराहट में बातें बता रहा है और बोल नहीं पा रहा, और कुछ गलत उसमें हो रहा है, कुछ सही, तो इस तरह के अकाउंट को हम टू गिव अ गार्बल्ड अकाउंट ऑफ कह सकते हैं। और अगर किसी बात को तोड़ मरोड़ कर आप यहाँ पर बता रहे हैं तो भी आप इस तरह का एक्सप्रेशन टू गिव अ गार्बल्ड अकाउंट ऑफ ही यूज करेंगे। और इसमें जो गार्बल्ड में सेकंड फॉर्म दी गई है ये और थर्ड फॉर्म दी गई है, ये थर्ड ही यूज होगी, और गिव के जगह पर आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद है बुरा लग जाना। अब लगने के बहुत सारे सेंस होते हैं, इनको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि प्लग सॉकेट में लग गया, ठीक है, और उसको बुरा लग गया, वह आपका भैया लग गया, और इस कपड़े पर धब्बा लग गया। तो लगने के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर बुरा लगने के सेंस में जो आपका मीनिंग आता है वो आता है ऑफेंडेड एट। अब ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया है और पास्ट पार्टिसिपल विशेषता बताता है, तो आप लिखेंगे ही वॉज ऑफेंडेड एट योर अब्यूजिंग एट दिस मैटर, या जिस बात ने भी बुरा लगाया हो वो एट के बाद लिखा जाएगा। इसके बाद है दांत पीसना। अगर आप दांत पीसने का लिटरल मीनिंग यूज करते हैं तो दांत पीसने का लिटरल मीनिंग कुछ इस तरह से निकल करके आएगा, जैसे कि पीसना तो ग्राइंडिंग होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ग्राइंडर में दांत डाले और पीस कर उसका चूरा बना दिया, पाउडर बना दिया। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद मीनिंग हो गया, बड़ा ही फनी एक्सप्रेशन हो गया। तो दांत पीसने का मतलब यहाँ पर है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो डू गेट एंग्री। और यहाँ पर जो हम प्रॉपर और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो होगा टू नैश वंस टीथ। नैश का मतलब है कि गुस्से में जबड़ों को टाइट कर लेना, टू नैश वंस टीथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने इस लेक्चर में बिल्कुल एक नया टॉपिक आपके लिए चुना, जो कि स्टोरी के लिए और कई सारे पर्पजेस को सॉल्व करने के लिए कारगर साबित होगा। इट मीन्स इट विल सर्व योर पर्पज इन ऑल वॉक्स ऑफ योर एजुकेशन एंड स्टडीज। इस तरह के सभी लेक्चर्स को हासिल करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।